हेलो। मैंने अपने पहले वीडियो में आप लोगों को ये बताया कि सेल की खोज किसने की, या सेल के अंदर क्या ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसके कारण कि सेल अपने इतने सारे एक्टिविटी को बखूबी निभाता है। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि सेल में वो कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसके कारण ये सारा काम जो सेल के अंदर होता है वो अच्छी तरीक़ा से हो रहा है। तो मान लीजिए कि ये सेल है, ठीक है। सेल के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे मैंने सेल ऑर्गेनेल कहा है। तो सबसे पहले मैं आऊंगी आउटर स्ट्रक्चर, जो इसको एक बाउंड्री वाल प्रदान करता है। तो इसके बाउंड्री वाल को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, अब सेल मेम्ब्रेन क्या कर रहा है? फर्स्ट तो ये काम कर रहा है कि इसे आउटर एनवायरनमेंट से अलग कर रहा है, यानी बाहर में जो चीज़ प्रेजेंट है वो इजीली इसके अंदर नहीं जा सकती है। लेकिन इस सेल का एक सेल मेम्ब्रेन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ये इसमें एक गुण होता है सेलेक्टिव परमिएबिलिटी का या सेमी परमिएबिलिटी का। अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में कि सिलेक्टिव परमिएबिलिटी है क्या? सिलेक्टिव परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंस ही जो सेल को जरूरत है उतने ही सब्सटेंस सेल के अंदर जाएंगे या सेल से बाहर आएंगे। इसी नेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? सिलेक्टिव परमिएबिलिटी नेचर इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं कि ये एक्सचेंज आखिर होता कैसे है। ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, इस चीज का एक्सचेंज सेल के अंदर या बाहर होता कैसे है? तो ये होता है एक प्रोसेस डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि जो सब्सटेंस हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाए तो इसे हम डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। सेल के अंदर ये हम एक इस एग्जांपल से अच्छी तरीका से समझ सकते हैं इस चीज को। सेल के अंदर क्या है? सेल के अंदर C6H12O6 है जिसे हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। इसे मैं इन डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो जब मैं रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगी उस समय और अच्छी तरीका से बताऊंगी। अभी मुझे सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बताना है, इसीलिए मैं थोड़ा सा जानकारी दे रही हूँ। C6H12O6 जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं वो प्रेजेंट होता है। C6H12O6 ये ग्लूकोज, ठीक है। अब यहाँ पर आवश्यकता होती है इसे ऑक्सीजन की, O2 की। ऑक्सीजन आएगा कहाँ से? बाहर से आएगा, ब्लड सेल्स के थ्रू आएगा। अब इसे ऑक्सीजन अंदर जाना है, यहाँ पर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों मिलके बनेगा क्या? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। H2O या तो सेल के द्वारा यूज कर लिए जाएंगे या फिर एक्स्ट्रा होंगे वो बाहर निकाल दिए जाएंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड तो बखूबी बाहर ही निकलेगा, सारा बाहर निकलेगा। तो यहाँ अभी सेल के अंदर ये सारे कार्य हो रहे हैं सेल के अंदर। तो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा है, हाइयर कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का। सेल के बाहर लोअर कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का। ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर से बाहर निकलेंगे, यानी हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएंगे। वैसे भी ये वेस्ट मटेरियल है और इसे बाहर ही निकलना है। अब यहाँ पर जरूरत किस चीज की है? हमें ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन बाहर में ज्यादा है, सेल के बाहर ज्यादा है। तो ये यहाँ ज्यादा है और यहाँ कम है। तो हमने अभी ही जाना है कि डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, और डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं। तो सेल के अंदर ये ऑक्सीजन जो कि जरूरी की चीज है अंदर आएंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर आएंगे। ये डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। इसी रूल को कौन ओबे कर रहा है? वाटर भी, वाटर मॉलिक्यूल भी। तो वाटर मॉलिक्यूल जब आउटसाइड मटेरियल से, आउटसाइड से इनसाइड जाए तो ये भी जाएंगे हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। तो इनके लिए ये सेल में जो सेमी परमिएबिलिटी नेचर है सेल मेम्ब्रेन में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ भी वाटर मॉलिक्यूल में तो बहुत सारे मटेरियल होंगे, पोटासियम होंगे, मैग्नीशियम होंगे, अदर मिनरल्स होंगे, हाँ सोडियम होंगे।
लेकिन सिर्फ जाएगा कौन, तो वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल ये सिलेक्टिव परमिएबिलिटी जो नेचर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को ही इन करने देगा। ठीक है, समझ रहे आगे ये बातें। तो इस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, और ऑस्मोसिस में क्या होता है कि ये तब तक अंदर जाती रहेंगी वाटर मॉलिक्यूल जब तक कि दोनों तरफ का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कंडीशन में ना आ जाए। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी ये चीज बता रही हूँ। मान लीजिए कि हमने एक सेल लिया, वो एनिमल सेल भी हो सकता है, प्लांट सेल भी हो सकता है। ठीक है, अब इस सेल को मैंने एक सॉल्यूशन, या तो शुगर सॉल्यूशन में डालना या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन में। ठीक है, दोनों में से किसी भी सॉल्यूशन में आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो शुगर सॉल्यूशन कहने का मतलब ये है कि शुगर और वाटर दोनों मिक्स होगा, और सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब ये है सॉल्ट विथ वाटर। ठीक है, अब अगर शुगर सॉल्यूशन में मैंने सेल को डाला, या सेल को डाला जाता है पहले शुगर सॉल्यूशन में। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन में डालने के बाद हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि अगर शुगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हाई है और सेल के का कंसंट्रेशन लो है अंदर का, तो क्या होगा। अभी मैंने बताया है कि हमेशा सब्सटेंस जो जाएंगी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। ठीक है, तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल जाएंगे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, यानी सेल के अंदर कंसंट्रेशन लो है और बाहर का कंसंट्रेशन हाई है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, सेल स्वेल अप, वाटर रिसीव करके क्या होगा, स्वेल अप दैट मींस फूल जाएगा, ये सेल फूल जाएगा, स्वेल्स कर जाएगा। ठीक है, और ये चीज दोनों ही डायरेक्शन में होगी। दोनों ही डायरेक्शन कहने का मतलब है कि वाटर अगर जाएगी सेल के अंदर तो वाटर निकलेगा भी सेल के अंदर से। ठीक है, लेकिन यहाँ ये भी जानने योग्य बात है कि कितना 95% अगर वाटर इन कर रहा है तो मात्र मुश्किल से 5% वाटर ही वहां से बाहर निकलेगी। इसीलिए इस कंडीशन में क्या होता है, सेल स्वेल अप हो जाता है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब एक दूसरी बात यह है कि अगर सेल को मान लीजिए कि ऐसे सॉल्यूशन में डाला, सॉल्ट सॉल्यूशन हो या शुगर सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में, ऐसे सॉल्यूशन में सेल को डाला जिसमें कि न तो सेल से वाटर बाहर निकल रहे हैं न ही अंदर जा रहे हैं, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। यहां भी दोनों ही कंडीशन होगी। जितना इस कंडीशन में क्या होगा, जितना जाएगी उतना ही बाहर भी निकलेगी। वाटर मॉलिक्यूल जितना सेल के अंदर इन करेगा उतना बाहर निकलेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ना तो सेल स्वेल अप करेगी ना श्रिंक करेगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगी। तो इसको, इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जब सेल का ऐसा कंडीशन हो जाए कि ना कि वहां से कुछ निकले और ना ही अंदर जाए, तो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे, तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब एक तीसरा टाइप भी होता है जिसमें कि मान लीजिए कि सेल का अंदर का कंसंट्रेशन हाई हो, ठीक है, और बाहर का कंसंट्रेशन लो हो, आउटर साइड का कंसंट्रेशन लो हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा, सेल से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर आएंगे। तब क्या होगा, सेल का कंडीशन, सेल श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, सेल सिकुड़ जाएगा। यहां भी दोनों ही डायरेक्शन में काम होगा। दैट मीन्स वाटर जाएंगे भी और वाटर निकलेंगे भी। तो यहां क्या होगा कि वाटर जाएगा तो कम लेकिन निकलेगा ज्यादा। दैट मीन्स अगर 90% निकल जाता है तो 20% जाएगा। इसीलिए क्या होता है, यहां पर सेल श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया। अब फिर मैं आती हूं सेल मेम्ब्रेन पर।
सेल मेम्ब्रेन के बारे में मैंने तो ये बता दिया, यहाँ क्या क्या हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। और फर्स्ट नेचर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है सेल मेम्ब्रेन का वो क्या है, तो सिलेक्टिव परमिएबिलिटी का नेचर है। ठीक है, एक और ये सेल मेम्ब्रेन बना किस चीज से होता है, लिपिड और प्रोटीन से। ये दो चीज मेन इंग्रेडिएंट है जिससे कि सेल मेम्ब्रेन बना होता है। ठीक है, अब एक और बात मैं बता दूं कि मैंने पहले भी बताया है कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर है। मल्टीसेलुलर तो हम जान ही रहे हैं, जितने भी लार्ज ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स मल्टीसेलुलर, लेकिन मैं अभी बता रही हूँ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, वहाँ एक ही सेल है, एक ही सेल है, तो एक ही यही एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है और अदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। तो यहाँ ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहाँ यूनिसेलुलर, दैट मीन्स जिसका एग्जांपल मैं दे दूँ अमीबा। ठीक है, तो यहाँ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये न्यूट्रिशन भी देता है उन्हें। कैसे न्यूट्रिशन देता है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही फूड को इंगल्फ करते हैं। ठीक है, फूड को इंगल्फ करते हैं तो इन्हें न्यूट्रिशन भी मिलता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को। ओके, थैंक यू।